वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंटरेस्ट के जो हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं, इंटरेस्ट का जो हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, उसका ये लास्ट कह सकते हैं थ्योरी है, यानी कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, आधुनिक ब्याज का सिद्धांत। इससे पहले आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी लॉनेबल फंड थ्योरी, साथ ही साथ हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी देखी थी। देखिए दोनों ही थ्योरी जो थी, जिसमें हमने देखा लॉनेबल फंड थ्योरी थी। लॉनेबल फंड थ्योरी में क्या दिक्कत था कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ इस वाली थ्योरी में सिर्फ रियल फैक्टर को यूज़ किया गया था, रियल फैक्टर्स को। और रियल फैक्टर कौन सा है? जो IS है, यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। दूसरी थ्योरी आपने देखी होगी जिसमें हमने देखा होगा कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, जो प्रोफेसर किन्स की थी। इस थ्योरी में हमने देखा था कि ये थ्योरी पूरी की पूरी मॉनेटरी फैक्टर पे काम कर रही थी, यानी कि मौद्रिक सिद्धांत पे। इस थ्योरी में हम लोगों ने जो मॉनेटरी फैक्टर्स होते हैं, लिक्विडिटी और साथ ही मनी सप्लाई, इसके बारे में हमने बात की थी, लिक्विडिटी के बारे में, और जो मनी सप्लाई होती है उसके बारे में हमने बात की थी। लेकिन दोनों ही थ्योरी देखिए, एक थ्योरी जो है वो आपके सेविंग इन्वेस्टमेंट को मानती है, यानी कि ये पूरी थ्योरी जो लॉनेबल फंड थ्योरी थी वो आपकी किसको मानती है? रियल फैक्टर्स को। जबकि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थी वो मॉनेटरी फैक्टर्स को मानती है, लिक्विडिटी और जो आपकी कह सकते हैं मनी की जो डिमांड है और सप्लाई, उसके बारे में फोकस कर रही थी। दोनों ही थ्योरी में ऐसी कोई थ्योरी नहीं बनी जो रियल और मॉनेटरी को लेकर आए। इसीलिए आप कह सकते हैं इन दोनों की डीमेरिट्स को दूर करने के लिए एक नए सिद्धांत का हुआ, और वो सिद्धांत था आधुनिक ब्याज का सिद्धांत। तो चलिए इसी सिद्धांत के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहता है। देखिए यहाँ पे जो मेन है कि इस सिद्धांत को देने वाले जो मेन थे वो थे प्रोफेसर हैंसन। कौन थे? प्रोफेसर हैंसन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ प्रोफेसर हैंसन के साथ आप प्रोफेसर लर्नर और प्रोफेसर हिक्स के नाम को भी जान सकते हैं कि इस थ्योरी को देने वाले तीन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट थे। एक थे प्रोफेसर हैंसन, प्रोफेसर लर्नर और प्रोफेसर हिक्स। क्लियर है? इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस थ्योरी को बनाने में रहा, इसीलिए इस थ्योरी को हम हिक्स हेलन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि आपको क्वेश्चन मॉडर्न थ्योरी से भी पूछा जा सकता है और प्रोफेसर हिक्स और हैंसन की थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि मॉडर्न थ्योरी को ही हम हिक्स हैंसन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। बाय कंबाइन द क्लासिकल थ्योरी और इंटरेस्ट एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ किन्स, 4 कर्व्स। देखिए मेन इंपॉर्टेंट है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो थ्योरी थी प्रोफेसर किन्स की, इन दोनों का कॉम्बिनेशन की थ्योरी मॉडर्न थ्योरी कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्याज का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत था और प्रोफेसर जो किन्स का सिद्धांत था तरलता पसंद की, इन दोनों में जो इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर आते हैं उसको इसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर थे उसके बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, सेविंग कर्व, ये तो किसका हो गया? क्लासिकल थ्योरी का हो गया। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व एंड मनी सप्लाई, ये किसका हो गया? लिक्विडिटी जो आपकी प्रेफरेंस थ्योरी थी उसके। तो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का, दूसरा आपका सेविंग का, तीसरा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस और चौथा है आपका मनी सप्लाई। तो मॉडर्न थ्योरी 4 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फैक्टर पे काम करती हैं, जिसे हम कह सकते हैं IS और LM। शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? IS और LM। ये तो हो गया आपका क्लासिकल थ्योरी का, और ये आपका जो है वो आपके लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी का इसमें इंक्लूड हो गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व क्या होता है। देखिए इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व इज द आउटकम ऑफ क्लासिकल थ्योरी। ये इन्वेस्टमेंट सेविंग जो कर्व है वो कहाँ से आया? क्लासिकल सिद्धांत से आया है। इसका मतलब है कि ये जो है वो हमें किसका कॉम्बिनेशन बताता है? इट मीन्स सच अ कर्व विच शो दोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। किसका बता रहा है? इनकम और इंटरेस्ट रेट का बता रहा है, ठीक है। आगे देखिए, विच एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एंड एक्चुअल सेविंग बोथ आर इक्वल टू ईच पॉइंट। जब आपके इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों ही एक बिंदु पर मिलती हैं तो वो कर्व हमारा बताता है इक्विलिब्रियम ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन द कमोडिटी मार्केट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट सेविंग
कर्व इन कमोडिटी मार्केट। देखिए जहां पे आई और एस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, यानी इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों एक दूसरे को काटेगी, वो आपका साम्यता का बिंदु यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। क्लियर है आपको? देखिए यहाँ पे बताया गया है आई किसका फंक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट का, आर के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका फंक्शन होता है। इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सेविंग किसका है, इनकम का, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। आपको इन्वेस्टमेंट का जो फंक्शन है वो किसके साथ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और सेविंग का किसके साथ होता है, इनकम के साथ। जहां पे आई और आपका एस बराबर होता है फॉर इक्विलिब्रियम इन द कमोडिटी मार्केट, जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग बराबर होगा, वो साम्यता का बिंदु होगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इट इज नेसेसरी दैट द इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग आर इक्वल। आईसी कर्व में बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस रीजन। देखिए मेन जो है वो हम कह सकते हैं आईसी कर्व जो है वो दो इंपॉर्टेंट चीज पे वर्क करता है। एक है आपका इंटरेस्ट ऑफ रेट और इनकम को बताता है, इन दोनों का जो रिलेशन है वो हमें बताता है, राइट। देखिए इसे हम एक टेबल से समझ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड और सेविंग सप्लाई का। देखिए यहाँ पे जो है आपका इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट की डिमांड क्या होती है, कम होती है। जब इंटरेस्ट रेट आपकी 10 होती है तब आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 5, यानी इंटरेस्ट रेट जब 10 होती है तो इन्वेस्टमेंट 5। जैसे ही इंटरेस्ट रेट डाउन होती है यानी 8 हो जाती है तब आपका इन्वेस्टमेंट 5 से बढ़कर 10 हो जाता है। इंटरेस्ट रेट 6 होने पर 15, और इंटरेस्ट रेट जब 4 होता है तब आपका इन्वेस्टमेंट 20, और साथ ही जब इंटरेस्ट रेट आपकी 2% रहती है तब आपका इन्वेस्टमेंट देखिए क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी 25 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है आपका इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कम होता है। क्लियर है आपको? यानी कि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशंस होता है, इंटरेस्ट रेट में और जो आपका कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट में। क्लियर है? तो इसी तरह से जब इंटरेस्ट रेट डाउन होती है तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपने देखा 2 होने पर ये 25 का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। सेविंग और अगर हम सप्लाई की इनकम और सेविंग की बात करें तो देखिए इनकम और सेविंग में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब आपकी इनकम 50 थी तो सेविंग आपका कह सकते हैं 5 था, तो 5 की जितनी सप्लाई होगी। 75 होने पर 10, 100 होने पर आप 15, 125 होने पर 20 और 150 होने पर 25। यानी कि इनकम जब बढ़ती है तो आप कह सकते हैं सेविंग भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इन दोनों के बीच में होता है पॉजिटिव रिलेशन। क्लियर है? तो हमने देखा था कि आई यानी कि इन्वेस्टमेंट का फंक्शन किसके साथ होता है, आर के साथ में, जबकि जो आपकी सेविंग होती है उसका फंक्शन किसके साथ में होगा, वाई के साथ में। क्लियर है आपको? यानी कि इससे हम बता सकते हैं कि ऐसा होता है रिलेशंस इनके बीच में, इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपने देखा कि हमने एक टेबल बनाकर इसे समझाया था, ठीक है। इसको हम विद डायग्राम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आप ओ एक्स पे बताएंगे सेविंग शेड्यूल ऑफ ग्रुप्स, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन। ओ वाई पे आप क्या बता रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट का। तो देखिए इंटरेस्ट रेट में और आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट में और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ऑपोजिट रिलेशंस होता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कर्व होगा, जैसे हम बात करते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट आपकी 1 होती है तो इनकम कितनी है आपकी 100, और ये सेविंग आपकी बता रही है, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट आपकी 2 होती है, ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट कितनी हो रही है, 2, तो यहाँ पे आपकी सेविंग क्या बता रहे हैं, S2, और साथ ही आपकी इनकम कितनी बताएगी, 200। उसी के साथ में जब आपकी इंटरेस्ट रेट है वो डिटरमाइन कब हो रही है, ये कह सकते हैं कि आपका S3 और Y3, यानी कि ये जो कर्व है वो तो आपका क्या बता रहा है, इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, और ये जो आपकी है वो बताएगा इन्वेस्टमेंट के साथ में आपकी सेविंग का क्या रिलेशन है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपकी इनकर इंटरेस्ट रेट 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये किसको इक्विलिब्रियम होगा, E4 का होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जब आपका ये होता है यहाँ पे सेविंग और जब आपका इन्वेस्टमेंट है, ये जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो ये क्या हो जाता है, E5 हो जाता है। जब इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम आगे डिनोट करते हैं तो देखिए ये जो हमारा कर्व प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होने वाला है, ठीक है।
तो ये देखिए, ये हमें अपना आईसी कर्व रिसीव हो जाए। जब हम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को आगे ले जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, जहाँ पे E1, E2, E3, E4, E5 होता है, उसी को जब हम आगे की तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे आईसी कर्व को प्रेजेंट करेगा। क्लियर है? यानी कि जब इंटरेस्ट रेट, आपने देखा होगा जब इंटरेस्ट रेट 2 थी तो आपकी इनकम में देखिए क्या रिलेशन था, 2 थी तो आपकी इनकम कितनी थी, 150। तो उसी तरह से ये कर्व हमें रिसीव हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट जब आपकी नीचे यानी कि 5 आती है तो आपका इनकम को भी क्या करेगा, ये बढ़ा रहा है। तो ये आईसी शेड्यूल का हम बना सकते हैं डायग्राम। ठीक है, तो एक ही डायग्राम में देखिए इंटरेस्ट रेट, इनकम और सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रिलेशंस बताया गया है और हमें एक कर्व की प्राप्ति होती है यानी आईसी कर्व की। क्लियर है? तो ये आईसी कर्व का आप यहाँ पे टेबल और साथ ही साथ डायग्राम बना सकते हैं। बात करते हैं लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई कर्व की, तरलता पसंदगी और मुद्रा पूर्ति की। देखिए एलएम कर्व है, वो जो कर्व दिया था लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ये किसका था, प्रोफेसर किन्स का। इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव फोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड ऑफ मनी। ये किसके रिलेशन की बात करता है, सप्लाई और डिमांड ऑफ मनी की। At various level of income, there will be money level of liquidity preference also. In other words, LM curve may be derived from the liquidity preference theory of Keynes. देखिए LM कर्व जो है कर्व वो किसने दिया था, प्रोफेसर किन्स ने दिया था। ठीक है, उनका ये मानना था कि LM यानी कि ये मनी की सप्लाई को, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि मनी सप्लाई क्या होती है, क्योंकि किन्स की जो थ्योरी थी वो शॉर्ट टाइम पीरियड की और उसी में ही सप्लाई को क्या माना था, कांस्टेंट माना था। ठीक है, स्थिर मानते हैं क्योंकि वहां पे जो सप्लाई है वो किया जाता है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और आप कह सकते हैं आरबीआई के द्वारा, तो इसीलिए शॉर्ट टाइम पीरियड में कांस्टेंट माना था। ठीक है, जबकि डिमांड ऑफ मनी है वो हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बेस पे करते हैं, जिसमें हमने डिमांड को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ट्रांजेक्टिव मोटिव था, आपका प्रिकॉशनल मोटिव था और साथ ही साथ स्पेकुलेटिव था। ठीक है, तो ये 3 की डिमांड हम उस समय कर रहे थे, तो इसी को ही हम एक टेबल से समझते हैं कि क्या ये प्रेजेंट करता है। देखिए इसकी एक टेबल से हम इसे समझ सकते हैं कि जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी थी जो प्रोफेसर किन्स की थी, इनकी थ्योरी क्या थी, शॉर्ट टाइम थ्योरी थी। इसीलिए जो मनी की सप्लाई होती है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी कि स्थिर रहेगी। देखिए यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मनी सप्लाई की, तो मनी की सप्लाई क्या है, 50, 50, 50 और 50 यानी स्थिर है। ठीक है, अब हमने देखा था कि वहां पे किन्स की थ्योरी में L1 और क्या था, L2। L1 में हम देखते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव यानी कि सौदा उद्देश्य और प्रिकॉशनल मोटिव यानी कि आप कह सकते हैं सुरक्षात्मक उद्देश्य था। ठीक है, L2 में पूरा का पूरा स्पेकुलेटिव यानी कि सट्टे के बारे में बता रहता है। L1 का जो रिलेशन था वो था आपका इनकम के साथ में। ठीक है, और इसका रिलेशन था स्पेकुलेटिव का सट्टा के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ में इसका रिलेशन था। ये आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था। तो देखिए जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, यानी ट्रांजैक्शन मोटिव और जो आपका प्रिकॉशनल मोटिव है वो बढ़ता जाएगा। जब आपकी इनकम 50 होती है तब आप डिमांड क्या करते हो, 15 करते हो यानी 15 करते हो। जब आपकी इनकम 75 हो जाती है तब आपकी जो डिमांड है वो 20 हो जाती है, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। डिमांड कौन सी वाली बात कर रहे हैं हम, L1 की, और L1 में क्या आता है, ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनल मोटिव। क्लियर है आपको? तो देखिए जब आपकी इनकम है 150 हो जाती है तब आपकी जो डिमांड है वो बढ़कर 35 हो रही है। क्लियर? तो यानी इनके बीच में तो क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आपकी डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। L2 में हमने देखा, L2 में क्या आ रहा था, स्पेकुलेटिव यानी सट्टे के बारे में था और उसका रिलेशन किसके था, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में था। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी आप क्या करेंगे, स्पेकुलेटिव की डिमांड यानी सट्टे के लिए जो मांग है वो धीरे धीरे कम करेंगे। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 2 होती है तब आप डिमांड कितनी कर रहे हैं, 35। ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 होता है तब आप डिमांड कितने कर रहे हैं, 30। उसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो आपकी डिमांड क्या हो रही है, वो आपकी डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होने पर आप डिमांड क्या कर रहे हो,
कम कर रहे हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपकी डाउन होती है तब आप डिमांड क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो इनके बीच में कौन सा रिलेशंस होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, जिसे मैंने लिक्विडिटी टैप का डायग्राम बनाकर आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे LM वक्र यानी LM कब बराबर होगा, जब आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं टोटल डिमांड की बात करूं, टोटल डिमांड की अगर मैं बात करूं कुल मांग की, तो देखिए यहाँ पे कितनी आपकी डिमांड है, 15 यानी 15 है। ठीक है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे कितना है, 35 है, तो इन दोनों को मिलाकर कितनी हो रही है, 50। यहाँ पे आप 20 की डिमांड है। ठीक है, इन जो L1 है उसकी डिमांड कितनी है, 20, और यहाँ पे L2 की डिमांड कितनी है, 30, तो ये टोटल कितना हो गया, 50। ठीक है, उसी तरह से 25 और 25 ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 50। क्लियर, उसी तरह से 30 की डिमांड है और यहाँ पे कितनी है, 20, तो ये भी डिमांड कितनी हो गई, 50 की। यहाँ पे 35 है और यहाँ है 15 और ये डिमांड है आपकी 50 की। तो आपने देखा होगा कि जब हम डिमांड है, जब L1 L2 को कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारी टोटल डिमांड हमको रिसिप्ट हो जाती है, और हमारी मनी की सप्लाई जब इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि मनी की सप्लाई कितनी है, 50 50 50 और 50 और 50, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड में अल्पकाल में प्रोफेसर किन्स के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई क्या होती है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपकी जो डिमांड है वो सप्लाई दोनों बराबर हो रही है, यानी कि 50 आपकी डिमांड थी और यहाँ पे भी 50 हो रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि LM जो कर्व है उसमें इंटरेस्ट रेट और जो इनकम है उसके इफेक्ट की वजह से यहाँ पे उन दोनों से जो प्रभावित होकर हमारी डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। क्लियर है, यानी कि इनकम और इंटरेस्ट रेट उनके बिल्कुल कॉम्बिनेशन के बेस पे, यानी कि इंटरेस्ट रेट और आपका जो इनकम है उनके कॉम्बिनेशन पर जहाँ पे L और M बराबर होते हैं वो डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इसका एक डायग्राम देखते हैं। तो चलिए इसे हम एक डायग्राम से समझ रहे हैं, LM कर्व को, LM जो आपका वक्र है उसको समझ रहे हैं। OX पे आप बता रहे हैं डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी को, क्लियर है, और साथ ही OY पे जो आप बताएंगे वो बता रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे जो हमारी मनी की सप्लाई है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसका रीजन क्या है, शॉर्ट टाइम पीरियड में मनी की सप्लाई क्या रहती है, कांस्टेंट, और मनी सप्लाई कौन करता है, RBI और गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार करेगी और आपकी RBI सेंट्रल बैंक करेगी। आपने देखा कि जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस की डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये तो आपका कर्व हो गया सप्लाई का कर्व जो ML से डिनोट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए कि आपकी जो इनकम है Y1 वो कितनी है, 250, तो आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, जहाँ पे E1 से इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए जब आपकी इनकम क्या हो रही है, आपकी 200 हो रही है, तब आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या हो जाएगा, L2 पे, और ये इक्विलिब्रियम का हो रहा है E2 पे। ठीक है, उसी तरह से थर्ड जो है वो बताएगा जैसे जैसे आपकी इनकम है वो डाउन होती है, आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी क्या हो रहा है, यानी कि जो मांग है वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये देखिए L4 ये हम बताएंगे इक्विलिब्रियम 4 से, जहाँ पे आपकी मनी की सप्लाई और लिक्विडिटी प्रेफरेंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो हमारी इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करते जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है कर्व वो हमारा L5 से डिनोट कर रहा है, जो आपके सप्लाई का जो पॉइंट है वहाँ E5 पे ये एक दूसरे को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे हमारी इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी, R5 हो जाएगी। क्लियर है, जब हम इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को आगे लेके जाते हैं, इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को जब हम आगे लेके जाएंगे तो हमें LM कर्व क्या हो जाएगा, रिसीव्ड हो जाएगा। तो ये हमारे LM का कर्व है जो कि बता रहा है। क्लियर है आपको, तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं जिसमें देखिए LM शेड्यूल इनकम लेवल को बता रहा है। क्लियर, तो ये डायग्राम आप बता सकते हैं LM कर्व के लिए। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये जो आपकी मुद्रा की पूर्ति है वो तो स्थिर रहती है शॉर्ट टाइम पीरियड में। ठीक है, और साथ ही साथ जो मनी की डिमांड है वो मनी की जो डिमांड है वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है। क्लियर, तो आगे हम देखते हैं कि इसके और एक डायग्राम जहां पे LM इंटरसेक्ट होंगे एक दूसरे को। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट का जो डिटर्मिनेशन होता है, इंटरेस्ट
इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, यानी कि ब्याज दर का निर्धारण। ब्याज दर का निर्धारण कहाँ होता है? जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग किसके बराबर होगा? LM के बराबर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अभी दोनों ही सेपरेट कर्व बनाकर पूरा का पूरा टेबल से इसे समझा था। यहाँ पे हम बता देंगे इनकम लेवल। क्या बता देंगे? इनकम लेवल OX पे, और यहाँ बता देंगे हम लोग इंटरेस्ट रेट को। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ मैं Y1, Y2, Y3, Y4 और Y5, ठीक है, और इसी तरह से हम लोग यहाँ इंटरेस्ट रेट को बता देंगे 2%, 4%, 6%, 8 एंड 10%। ठीक है, ये R1, R2, R3, R4, 5 आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं IS कर्व, जो कि हमें नेगेटिव स्लोप वाला रिसीव्ड हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये आपकी क्या करेंगे, जो LM है ये कर्व बनाएंगे। ये जहाँ इंटरसेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? हमारी इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है? जहाँ पे LS और LM दोनों बराबर हो रहे हैं, यानी कि 6% रेट पे, और हमारी इनकम क्या बता रही है? Y2। तो ये आप कह सकते हैं कि जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसका डिटर्मिनेशन इस बेस पे किया जाता है। क्लियर है आपको? साथ ही साथ अगर हम इसमें देखते हैं कि जब IS यानी कि इन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, IS कर्व जो कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग का बता रहा है, जबकि LM लिक्विडिटी और जो मनी है उसको बता रहा है। ठीक है, इस कर्व में हम देख सकते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट जब इन आपका IC कर्व सेविंग बढ़ती है और जब आपका LM वक्र है उसमें जब चेंजेस आता है तो क्या रिजल्ट रहता है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा था ISC कर्व और ये LM, ये जहां इंटरसेक्ट होते हैं वो हमारी क्या होती है? इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन होता है। क्लियर है? सपोज दैट हम मानते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इंक्रीज होती है, तो क्या IC वर्ग में भी क्या होता है? चेंज आता है, यानी कि ये जो हमारी सेविंग है वो भी इंक्रीज होती है, और ये इंक्रीज होकर IS1 हो जाता है। क्लियर है? जब IS वर्ग को हमने इंक्रीज बताया है, यानी कि सेविंग हमारा बढ़ जाती है, तब आप देखिएगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी क्या होती है? शिफ्ट होके R1 हो जाती है, और हमारी जो इनकम है वो भी क्या हो रही है? वो भी हमारी इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा Y1। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस में अगर चेंज आता है तो उससे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी क्या चेंज आएगा? तो हमने LM से शिफ्ट होकर क्या बनाया है? LM1 बनाया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो LM1 है वो IS यानी पुराना जो आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग है उसको कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पे। तो इसका इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है? तो हमने देखा कि ये भी जो है इंटरेस्ट रेट को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि जब इंटरेस्ट रेट आपकी, जब हमने पहले इंटरसेक्ट करके देखा तब आपने देखा कि LM ये था, IS ये था, और ये इक्विलिब्रियम और ये हमारा बता रहा था। लेकिन जैसे ही हमने IS कर्व को शिफ्ट किया तो भी आपकी इंटरेस्ट रेट क्या हुई? इंक्रीज। और LM में परिवर्तन होने पर भी आपकी इंटरेस्ट रेट क्या हुई है? ये परिवर्तन हुई है, इसीलिए ये क्या हो जाएगी? R, ये आपकी कह सकते हैं R2 से हमने इसको डिनोट किया है। तो यानी कि LS और LM दोनों ही कर्व में अगर चेंज आता है तो भी आपकी इंटरेस्ट रेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आप ये रिलेशंस ये IS और LM में चेंज कर भी इस डायग्राम को बता सकते हैं एग्जाम में। तो ये थी हमारी मॉडर्न थ्योरी, इसकी कुछ आलोचना भी की गई थी थ्योरी की, इस थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज्म इसका किया गया, यानी आलोचना इसकी की गई कि इसने
क्या किया कि अवॉइड ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि क्या किया है, टाइम पीरियड के तत्वों की उपेक्षा की है। टाइम पीरियड को ये थ्योरी नहीं मानती है। तो ये आप बता सकते हैं इसकी कुछ आलोचनाएं। अवॉइड टाइम एलिमेंट, यानी कि आपके समय तत्व की उपेक्षा। ये सिद्धांत ये स्पष्ट नहीं करता है कि शॉर्ट टाइम पीरियड और लॉन्ग टाइम पीरियड की इंटरेस्ट रेट में चेंजेस क्यों आता है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड और लॉन्ग टाइम पीरियड में क्लियरिटी नहीं बता रहा है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि अवॉइड प्राइस चेंजेस, यानी कि कीमत परिवर्तन की उपेक्षा। इंटरेस्ट का ये जो आप कह सकते हैं ब्याज के सिद्धांत में जो इंटरेस्ट का सबसे मॉडर्न सिद्धांत है, आईएस और एलएम दोनों ही फलन में कीमत को क्या मानता है, स्थिर मानकर चलता है, जबकि रियल लाइफ में प्राइस होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। यानी इंटरेस्ट के इस मॉडर्न जो थ्योरीज थी उसमें आईएस और एलएम दोनों ही में क्या मान रहे हैं, प्राइस को कांस्टेंट मान रहा है, स्थिर मानकर चलता है, ठीक है, जबकि वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं होती है। ठीक है, एक और आप लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट, इसको समझाने में ये थ्योरी सफल नहीं हुई है। ठीक है, विनियोग और ब्याज दर, इस सिद्धांत में ये मान लिया जाता है कि इंटरेस्ट रेट के साथ विनियोग का जो है रिलेशन है वो इलास्टिसिटी रहता है, यानी लोचदार रहता है। जबकि अध्ययन अगर हम इसको और स्पेशल पढ़े तो हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है सामान्य रूप से इंटरेस्ट रेट के साथ में कह सकते हैं इनइलास्टिसिटी रिलेशंस होता है, यानी बेलोचदार होता है, ज्यादा चेंजेस नहीं आता है। तो ये 3 क्रिटिसिज्म हम इसमें लिख सकते हैं इस थ्योरी के, मॉडर्न थ्योरी को। तो आज जो है वो हमने सारी की सारी थ्योरी की स्टडी कर ली है इंटरेस्ट की। प्रीवियस वीडियो में हमने लॉनेबल फंड थ्योरी